गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजन है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारी दिसंबर मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की है। सबसे पहले देखेंगे कि बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, जो अधिकार हमें मिले हैं और जो ड्यूटीज़ हमें मिले हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस बैठाना, किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस हो सकती है दोनों के बीच में, इसके बारे में बहुत अच्छी आर्टिकल है, इससे मैं डिस्कस करूँगी। साथ ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन ग्लोबल गवर्नेंस, ये भी एक बहुत अच्छी आर्टिकल है, इसमें आपको बहुत कुछ न्यू जानने को मिलेगा, कुछ न्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे। साथ ही पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसकी रिवीजन हो जाएगी आपको, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है ये भी आपको पता चल जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल यहाँ पे आया, तो ये बिल है बट एज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट इसकी कुछ जो प्रोविजन आ रही है, क्या क्या बातें रखी गई है, इसे हम लोग कवर करेंगे। देन यहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉज है, तो इसके लिए देखेंगे। एंड जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया है, इसके बारे में एक अच्छी आर्टिकल है, आपको कुछ नया यहाँ पे जानने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, तो इसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल। चलिए फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ की, अगर आप लोग विजन है इसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है फॉर प्रीलिम्स 2022, तो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उसके थ्रू जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ये न्यूज़ में इसलिए है ये टॉपिक क्योंकि यूनियन लॉ मिनिस्टर, जिनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया है और जो ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होनी चाहिए। और ये बातें कही जा रही है ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन। जो राइट्स और ड्यूटीज़, ये समझ में आएगा आपको। तो ऑब्वियस है कि आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, जिसमें कि आपको पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल 6 राइट है, और क्या क्या राइट्स है इसे हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें कि आर्टिकल 14 to 18 तक देखने को मिलेगा। देन राइट टू फ्रीडम है, जिसमें 19 to 22 आर्टिकल है इसमें। देन यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें आर्टिकल 23 and 24 है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 से 28। एंड देन यहाँ पे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 29, 30 है। एंड देन फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो कि आर्टिकल 32 है। तो ये 6 राइट है, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी की बात की गई है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। देन यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ। एंड किसी भी तरीके का आपको जॉब में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। साथ ही अनटचेबिलिटी को यहाँ पे एबॉलिश करना है, और साथ ही जो टाइटल्स है उसके लिए यहाँ पे आपका इक्वालिटी है। साथ ही अगर राइट टू फ्रीडम की बात करें, जिसमें कि हमें 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 19। देन यहाँ पे आपका राइट टू लाइफ भी है। देन यहाँ पे अरेस्ट करने के बाद भी आपके पास कुछ राइट्स है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है। राइट अगेन इस एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, तो इसमें आपका जो है जो चाइल्ड लेबर है उनके बारे में बात की जा रही है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट मीन्स कि यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रोपागेट कर सकते हो, कोई भी तरीके का आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे आपके माइनॉरिटीज़ के लिए 2 राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के तहत, जो कि आर्टिकल 29 and 30 है, जो कि आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है अंडर आर्टिकल 32, इसके तहत ये कहा गया है कि ये जो आपका 5 राइट्स है, ये अगर इन्फ्रिंज होता है, वायलेट होती है, तो फिर यहाँ पे आपका अधिकार है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर यहाँ पे अपनी गुहार लगा सकते हो, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल इन नेचर है। फाइन। अब यहाँ पे राइट्स और ड्यूटी की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल टू एनी सिविलाइजेशन राइट्स, इट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को क्लेम करने का अधिकार है कि उनका कुछ हक है, उनका कुछ अधिकार है, जो कि एसेंशियल है। अगर वो इस धरती पे रह रहे हैं तो उनके एग्जिस्टेंस के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए अधिकार ज़रूरी है। इसमें क्या है कि इकोनॉमिक अधिकार है, सोशल राइट्स है, कल्चरल राइट्स है, जो कि सोसाइटी और स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और इसमें भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा कि लीगल है, सोशल है, एथिकल यहाँ पे प्रिंसिपल है फ्रीडम का। इसी तरीके से आप देखो कि हर एक पर्सन जो है, उनके पास कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ हैं। अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को भी निर्वाह करो। तो ये ड्यूटी है एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल की तरफ, एक सोसाइटी की तरफ, हमारे देश की तरफ और ह्यूमैनिटी की तरफ। फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर रीता के बेस्ड पे देखें, जो कि नेचुरल ऑर्डर और ट्रूथ है, वेदास, जिसमें कि आपका धर्म का यानी कि ड्यूटी का जो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, और एक्शन का यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है। वहीं अगर हम लोग आज की डेट में देखते हैं कि प्रेजेंट इंडिया में राइट्स और ड्यूटीज़ कैसी है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा संविधान है, जो कि एक मेन डॉक्यूमेंट है, और जिसके बेसिस पे हमें कहते हैं कि हमारे पास क्या क्या राइट्स है, हमें क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है। यहाँ पे ड्यूटीज़ और राइट्स को बहुत सही तरीके से आपका डिफाइन किया गया है।
अंडर आर्टिकल आप देखोगे कि अंडर पार्ट 3 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स को कवर किया गया है। वहीं अगर पार्ट 4A देखें, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर किया गया है। कुछ राइट्स है जो कि पार्ट 3 के बाहर रखा गया है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले हमारे फंडामेंटल राइट में ही था, बट इसको यहाँ से हटाकर इसको एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये ऑलरेडी पूछा गया है कि ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी कौन सी राइट है। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि इसको संविधान के रूप में हमें यह अधिकार मिला है। तो संवैधानिक अधिकार इसे कहेंगे, जिसको कि आर्टिकल 300A में इसको इंक्लूड किया गया है। अगर बात करें कि बोथ जो है ये दोनों जो है इंडिस्पेंसिबल है। ड्यूटीज़ आप देखो कि ये आपका एक बैक स्टेज में चलते रहता है। अगर आपको किसी ने अधिकार दिया है तो उसके साथ साथ आपके लिए उस अधिकार के लिए आपके पास कर्तव्य भी है। फॉर एग्जांपल आप देखो, राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। दोनों आप देखो कि एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये आपका फोकस किया जाता है, कई बार ये न्यूज़ में रहता है। बट ड्यूटीज़ के टर्म में देखो तो यहाँ पे कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR, जिसमें कि हर एक कंपनी के यहाँ पे जो एक सर्टेन टर्नओवर है, उसके बाद आप देखो कि कंपनीज़ के यहाँ पे उनको ड्यूटीज़ दी गई है कि आप CSR में कंट्रीब्यूट करो, जितना भी टोटल उनकी टर्नओवर है या फिर जितनी प्रॉफिट हो रही है उस हिसाब से। ओके, तो ये समझिए कि आपको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आपसे कुछ ड्यूटीज़ भी एक्सपेक्ट किए जा रही है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों एक साथ दिया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली अडॉप्ट किया गया था, तो उस समय सिर्फ वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखो इसको बाद में मेंशन किया गया है, क्योंकि ये पार्ट 4A है, 4 में ही नहीं है। ए है, इट मीन्स कि यहाँ पे ड्यूटीज़ दी गई है। पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आपको ये बतानी है कि टोटल हमारे जितने भी ड्यूटीज़ है वो टोटल कितनी ड्यूटीज़ है, और अगर कोई ड्यूटीज़ को यहाँ पे बाद में ऐड किया गया है तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ओके, अब ये समझते हैं कि बेनिफिट क्या है इस तरीके का राइट्स और ड्यूटीज़ को एक साथ लाना। तो सबसे पहले आप देखो कि कॉम्प्लीमेंटिंग नेचर है दोनों का। हर एक राइट जो है ना वो यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ आता है, किसी दूसरे के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर मीडिया के पास ये अधिकार है कि वो खुल के कुछ भी बोल सकते, तो उनकी ड्यूटी भी है ना कि वो दूसरे इंसान की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करे। तो यही बात है कि क्योंकि आप देखो मीडिया को पूरी फ्रीडम दी गई है कि वो कुछ भी बोले, तो कुछ भी बोले तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी के लाइफ के बारे में वो कुछ भी बोल लेंगे। उनके पास ये ड्यूटीज़ है, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी अब हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है। तो एक तरफ आपको अधिकार दी गई है, तो उसी के साथ साथ आपकी ड्यूटीज़ भी है कि आपको वो निर्वाह करनी है। सेकंड है कि ह्यूमनाइज है। नहीं तो आप समझो कि अगर ड्यूटीज़ नहीं रहता, राइट होते, सिर्फ राइट्स ही आपको मिलता कि राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो फिर क्या हालत होती। ऐसे भी मीडियाज रुकते नहीं हैं, इसके बाद भी अगर आप देखो उनके पास ड्यूटीज़ नहीं होता तो फिर क्या होता। या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी आप सोचो, फिर तो कोई भी कुछ भी बोल के निकल लेता। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी को अधिकार दिया गया है तो उनको उनका कर्तव्य भी बताना होगा। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल लिबर्टी है इससे छूट है, क्योंकि आप देखो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ड्यूटीज़ क्या है कि आप देखो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को यहाँ पे आपका यहाँ पे इंश्योर करती है कि वो यहाँ पे लॉ को अपहोल्ड करे बिना किसी एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट के। देखिए हम लोग के देश में क्या है कि कानून के हिसाब से चलती है, अधिकतर देश आप देखो कि कानून के हिसाब से चलती है। तो लॉ को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि कानून कहता है कि हर कोई उनके सामने बराबर है। तो हमें भी यहाँ पे लॉ को ही अपहोल्ड करना है। मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कानून के हिसाब से चले। अगर कानून के हिसाब से नहीं चलते तो फिर आप देखो कितने सारे पेनल्टीज़ लगाए जाते हैं। तो इसलिए ये भी कहा गया है कि राइट्स और ड्यूटीज़ इसलिए दी जाती है ना कि किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी यहाँ पे ना हो, उस चीज़ से छूट हो जाए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिए। साथ ही पीस और हार्मनी होनी चाहिए। अब आप मान लो कि सिर्फ राइट्स होता तो आप किसी को भी कुछ भी बोल लेते, आपके पास तो कोई कर्तव्य नहीं है या फिर कोई ड्यूटीज़ नहीं है कि आपको ऐसा नहीं बोलना वैसे नहीं बोलना, तो फिर यहाँ पे कहीं शांति होती, कहीं हार्मनी होती सोसाइटी में? नहीं। सारे फॉर्म्स ऑफ जो यहाँ पे वायलेंस है, सारे फॉर्म्स ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत हद तक आगे बढ़ा रहता। अगर आप ये देखो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से पीस और हार्मनी बढ़ती है। इसी तरीके से आप देखो कि जो भी यहाँ पे कॉन्शियस डिसीजन है जो कि आपका वायलेंस यहाँ पे निकल कर आ रहा है, तो इससे क्या होता है ना कि हाँ, जो सोसाइटी की नेचर है वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो पाती है। तो ऑब्वियस है कि एक साइड अगर राइट्स है और दूसरी साइड से अगर ड्यूटी है, तो इससे पीस एंड हार्मनी यहाँ पे इंश्योर हो पाती है। साथ ही यहाँ पे स्टेट को हेल्प स्टेट इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी। बहुत सारे राज्यों को आप देखो, इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो है ही कि स्टेट को किस तरीके से अपनी पॉलिसी बनानी है, उनके लिए उनको पूरा डायरेक्टिव्स दी गई है। लेकिन उसके अलावा भी आप देखो कि ड्यूटीज़ है, राइट्स है, जिसमें कि क्या है कि यहाँ पे जो राज्य है वो अपने अधिकार को, अपने ड्यूटीज़ को सही तरीके से वो निर्वाह करे।
तो विदाउट पीपल सपोर्ट जो कि स्टेट जो है ना वो इस तरीके का सारे राइट्स को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो जो राज्य के अधिकार है, जो राज्य की सरकार है, तो वो कैसे यहाँ पे इंश्योर कर पाते हैं, क्योंकि लोगों की सपोर्ट है। बिना लोगों के सपोर्ट का ये काम नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप देखो कि हर किसी को यहाँ पे एजुकेशन चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, खाने के लिए एक न्यूट्रिशनल फूड चाहिए। तो यहाँ पे राज्य को ज़रूरत है कि वो यहाँ पे पेरेंट्स को सपोर्ट करे और इंडिविजुअल जो है वो फील्ड पे काम करे। साथ ही साथ जो रिसोर्स अवेलेबल है, जिस तरीके से हम लोग टैक्स वगैरह पे करते, तो उस हिसाब से जो रिसोर्स अवेलेबल है उसके लिए हेल्प मिल जाता है। तो ये चीज़ें क्या है ना कि हमारे राज्य को यहाँ पे काफ़ी मदद मिल पाती है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को निर्वाह कर पाते, अगर राइट्स और ड्यूटीज़ एक साथ चले तो। साथ ही जो नैरो इगोइज्म है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप देखो कि अगर किसी के पास अधिकार है और उसी के साथ साथ उनके पास कर्तव्य है, तो कोई इंसान यहाँ पे ईगो नहीं दिखा पाते, बहुत ही कम जो ईगो है वो यहाँ पे ख़त्म ही हो जाती है। तो इसलिए ये सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें राइट्स और ड्यूटीज़ को एक साथ लेकर चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट्स है, यहाँ पे परेशानी भी होती है। सबसे पहले दोनों की जो नेचर है ना वो जस्ट अपोजिट है। जैसे कि राइट्स है तो ये हर एक ह्यूमन बीइंग को दिया गया है, जैसे ही आपकी जन्म होती है आपका अधिकार आ जाता है। बट ड्यूटीज़ जो है ना वो इंडिविजुअल को यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है, आपको ये ऑटोमेटिक नहीं दिया गया। आप कुछ करोगे तभी पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ ड्यूटी जो है परफॉर्म करी है। तो दोनों के नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक जो है वो आपको ऑटोमेटिक मिले हुए और दूसरा है कि यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। सेकेंड है कि राइट्स जो है वो प्रीकर्सर है ड्यूटीज़ का। बिना किसी बेसिक डिग्निटी के और फुलफिलमेंट ऑफ राइट के इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज़ को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते। बट आप ये देखो कि जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया, इनको फुलफिलमेंट करने के बिना क्या ड्यूटीज़ है कि दूसरे के राइट को आप रिस्पेक्ट कर सको, सोशल जस्टिस कर सको। जब आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त की आपको दी जाएगी, तो क्या आप सोशल जस्टिस को यहाँ पे प्रोवाइड कर पाओगे, जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पे प्रोवाइड कर पाओगे? ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इसको हम लोग एक्सपेक्ट भी करें। साथ ही यहाँ पे डिफरेंट लीगल स्टेटस भी है। जस्टिसेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो ये की फीचर्स है किसी भी अधिकार का। राइट को यहाँ पे इन्फोर्स कैसे किया जाता है, तो रिट्स के थ्रू। आप देखो कि रिट्स जो है वो यहाँ पे आपका इशू किया जाता है अंडर आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट से, और 226 से जो कि रिट इशू होती है किससे, तो हाई कोर्ट से। तो ये भी आप देखो कि लीगल स्टेटस जो है ये डिफरेंट है। ड्यूटीज़ जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। इट मीन्स कि अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को निर्वाह नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हो। बट अगर आपके राइट का वॉयलेशन होता है, फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन होती है, तो आपके पास ये पूरी अधिकार है कि आप इसके लिए जो है कोर्ट में जा सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंट लीगल स्टेटस है। कानूनी तौर पे भी आप देखो ड्यूटीज़ को और जो राइट्स है इनको अलग अलग रखा गया है। साथ ही एक पोटेंशियल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि लीव वे होना चाहिए राज्य को कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, जैसे आप देखो कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून के हिसाब से जो भी लिखा गया उसको फॉलो करना है। ह्यूमन राइट है, ये एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक स्पेशल पावर को कानून के तहत इंजॉय करते हैं। साथ ही रिस्क ऑफ सबऑर्डिनेशन है। अगर हम लोग डेमोक्रेसी में देखें तो फंडामेंटल यूनिट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एक इंडिविजुअल है। इक्वल फोकस करना चाहिए जितनी भी ड्यूटीज़ यहाँ पे कोई इंडिविजुअल अगर कैरी कर रहे तो। वेग और सब्जेक्टिव नेचर अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी में क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिविजुअल है, क्योंकि हमारे देश में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, और जो भी ड्यूटीज़ यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को दी गई है उस पर भी इक्वल फोकस यहाँ पे करती है। वेग और सब्जेक्टिव नेचर है। अनदर इशू है कि यहाँ पे ड्यूटीज़ का नेचर जो है काफ़ी वेग है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें डेफिनेट नेचर क्या है। ये कुछ सर्टेन जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उसी के साथ क्लैश करते हैं। जैसे नोबल आइडियल्स ऑफ हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो यहाँ पे वाइड डाइवर्सिटी को कवर करते हैं, और उसी के साथ आप देखो कि दूसरे प्रिंसिपल्स के साथ अगर वो इंटरप्रेट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। तो ये सारे यहाँ पे इश्यूज़ हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करना है, डिग्निटी को प्रिजर्व करना है, एक मिनिमम बैलेंस लेकर चलना है इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन के साथ। तो इसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, और कैसे करना चाहिए कि स्टेट को यहाँ पे जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको वो एक्सेप्ट करे। इट मीन्स कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे, जिससे कि सिटीजन्स को यहाँ पे जो ड्यूटीज़ दी गई है उस चीज़ को यहाँ पे फुलफिलमेंट कर सके। साथ ही मिनिमम कोर राइट्स जो हर एक सिटीजन का है उसको मीट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि ESC राइट्स है यहाँ पे इंडिविजुअल का, कि वो यहाँ पे एडिक्वेट जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स है बिफोर ड्यूटी, वो इस चीज़ को यहाँ पे इंश्योर करें। साथ ही डीपनिंग करना होगा जो डेमोक्रेसी की यहाँ पे रूट्स है। डेमोक्रेसी मीन्स लोगों का अधिकार, लोगों की वॉइस।
तो जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं हमारे सोसाइटी में कि इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी जो आपको मेल और फीमेल में देखने को मिलेगा, इनइक्वालिटीज़ जो है वो वेजेस में देखने को मिलेगा। तो हर एक स्तर में इनइक्वालिटीज़ है जिसे हमें हटाना होगा। इनटॉलरेंस है, लोगों को बर्दाश्त करने की शक्ति ही नहीं है, कुछ भी होता है तो यहाँ पे आपका मॉब लिंचिंग जैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, वो भी कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, रिलीजन है, रीजन है, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे होती है। साथ ही एक बेसिक चार्टर हमें लोगों के लिए बनाना चाहिए जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यहाँ पे कल्टिवेट कर सके, साथ ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को क्रिएट कर सके। एक चार्टर यहाँ पे होता है, सिटीजन चार्टर कहते हैं जिसे, जिसमें कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो कि हर एक लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है बीइंग एन इंडियन सिटीजन। वहीं आर्टिकल 29 है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, इसमें ये कहा गया है कि हर एक का अपना ड्यूटी है कम्युनिटी का, जिसके साथ वो फ्री और फुल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी को। तो ये काफ़ी पॉसिबल भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे पार्ट 4A में जो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसमें ये बताया गया कि जो यहाँ पे फर्स्ट 10 यहाँ पे था उसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में, और 11 जो था वो 86 अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये तो जो मैं आपने अभी क्वेश्चन पूछी उसका आंसर यहाँ पे आपको पता चल गया, बट कोई नहीं, अगर पता चल गया तो इसको और भी डीप तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि यहाँ पे हर एक लोगों को ये ड्यूटीज़ को निर्वाह करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको आर्टिकल 51A में देखने को मिलेगा। सबसे पहली है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, यहाँ पे रिस्पेक्ट करना इनके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। इसी के साथ ही टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फिर है कि हमें अपने देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना, अपहोल्ड करना। फिर है कि हमारे देश को यहाँ पे डिफेंड करना, और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो ड्यूटीज़ है वो ये है कि हमें हार्मनी और स्पिरिट ऑफ जो कॉमन ब्रदरहुड है, भाईचारा है, इसे हम लोग को प्रमोट करना है सारे लोगों में। और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट है कि जो भी हमारे यहाँ रिच हेरिटेज है उसे वैल्यू करना, प्रिजर्व करना। साथ ही यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे हम लोग को इम्प्रूव करना है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, लेक हो गए, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, और कंपैशन होना चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए। साथ ही हमें साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पे डेवलप करना है, ह्यूमैनिज्म है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है। साथ ही यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड प्रोवाइड करना, और साथ ही यहाँ पे आप देखो कि हमें एक्सीलेंस करना है जितने भी स्फेयर है एक इंडिविजुअल का। साथ ही कलेक्टिव एक्टिविटी भी होनी चाहिए। हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। मतलब कि यहाँ पे आप समझो कि 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये ड्यूटीज़ है किनकी, पेरेंट्स की ड्यूटीज़ है। ओके, और गार्जियन की ड्यूटीज़ है कि वो अपने यहाँ के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। इट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में जो भी यहाँ पे आपका बैलेंस बनाने की बात है उस चीज़ों को हम लोग ने डिटेल में देखा। आई होप आपकी यहाँ पे रिवीजन भी हुई होगी और आपको कुछ न्यू पॉइंट्स भी मिले होंगे समझने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन ग्लोबल गवर्नेंस। यहाँ पे कहने की बात यह है कि जो स्पीकर है फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी में, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एडवोकेट किया गया कि कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो होना चाहिए जिससे कि हम लोग ग्लोबल गवर्नेंस को यहाँ पे गाइड कर सकें। तो अब देखते हैं कुछ और समिट के बारे में। एक्चुअली इस समिट में आप देखो कि यहाँ पे 2 स्टेज फ्लैगशिप प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है जो कि यूएसए के द्वारा है, जिससे कि डेमोक्रेसी को रखा जाए, ह्यूमन राइट्स को रखा जाए। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सारे लीडर्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, प्राइवेट सेक्टर से है, वो सब इस समिट में आए थे। इस समिट का आप देखो कि यहाँ पे 3 पिलर्स है जिस पे फोकस करना है। दीज आर द 3 पिलर्स। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है, इट मीन्स कि यहाँ पे टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इनको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है। साथ ही यहाँ पे सेकंड देखिए तो प्रमोट करना है रिस्पेक्ट जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए। एंड थर्ड यहाँ पे है कि जो करप्शन है उससे हम लोग को फाइट करनी है। ठीक है, तो ये सबमिट की 3 पिलर्स है जिस पे काम करने की बात की गई है। अब यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबल गवर्नेंस और कैसे ग्लोबल रिस्क है। ग्लोबल गवर्नेंस मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी इश्यूज़ को यहाँ पे मैनेज करना जो कि आपका नेशनल बॉर्डर के साइड में देखने को मिला, और जिससे कि एक फेयर और जस्ट वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना, ऐसी गवर्नेंस लेकर आना, ऐसी सरकार का काम करना जिसमें कि यहाँ पे जो भी इश्यूज़ है उसको मैनेज किया जा सके इन अ बेटर वे, इन अ सिंपल वे। इसमें क्या है कि आप देखो कि कॉम्प्लेक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ प्रोसीजर है, कुछ इनिशिएटिव है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, साथ ही ये इंटरवेंशन है जिसमें कि आप देखो कि पब्लिक गुड्स प्रोवाइड किया जाता है, यूनिफाइड जो स्टैंडर्ड्स है उसको डेवलप करना है।
इंश्योर करना है इक्वालिटी और जस्टिस जो कि राज्यों में हो, इनके सिटीजन्स में हो, जो कि प्रेडिक्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें। अगर हम लोग ग्लोबल रिस्क देखें जो कि कोविड-19 के बाद यहाँ पे बढ़ते गया, जिससे कि आप देखो कि इकोनॉमिक और जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है ये भी और बर्बाद होते गया है कि नहीं? ये भी बात है। साथ ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जिससे कि जो आइडियाज़ है उसको हेल्प मिल सके, जिससे कि आप देखो कि फार लेस जो कॉन्फ्लिक्टेड वर्ल्ड है, आज के आप डेट में आप देखो कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में कहीं ना कोई देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है, किसी देश में ही हो रही है और कोई देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो ये क्या है ना कि हमें ऐसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे कंट्रीज़ आपस में लड़े नहीं, एक अच्छी खासी प्रॉस्पेरस यहाँ पे सोसाइटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि फंडामेंटल जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये बातें रही डेमोक्रेसी ग्लोबल, यहाँ पे हम लोग जो है गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है और क्या बेनिफिट होगा। बात तो कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल गवर्नेंस का, लेकिन इससे क्या बेनिफिट होगा। तो एक रिपोर्ट है यहाँ पे कि ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021, जिसमें कि 5 कोर प्रिंसिपल और जो एट्रीब्यूट्स है डेमोक्रेसी का उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, और यहाँ पे डिफरेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के साथ। ओके, कुछ जो अगर हम लोग मेजर बेनिफिट्स देखें जो कि इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आने से होगा, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को काफ़ी मदद मिल पाएगी कि लोगों को यहाँ पे नेटवर्किंग कर सके, कॉरपोरेशन है, स्टेट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिससे कि कॉमन गुड के लिए यहाँ पे आपका पार्टनरशिप बिल्डअप हो। सेकेंड है कि जो ग्लोबल हमारा डेवलपमेंट गोल्स है ना उसको अचीव कर सके। अब ये कैसे हो सकता है, आप देखो कि पूरे ग्लोबल तरीके से हम लोग डेवलपमेंट जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि ऐसी पब्लिक सर्विस होनी चाहिए जो कि सिटीजन सेंट्रिक हो, लोगों के ही चारों ओर इर्द गिर्द घूमें, यूनिवर्सल एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। तो इस तरीके की यहाँ पे हमें जो है गोल्स होनी चाहिए। साथ ही फंडामेंटल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की भी बात की जाती है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को और जितने भी ग्लोबल यहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम है उसे हम लोग को स्ट्रेंथन करना होगा। साथ ही जो कंटेम्प्रेरी ह्यूमन इंटरेक्शंस है उसको प्रमोट करना होगा कि हम लोग यहाँ पे न्यू एज एक्टर लेकर आए गवर्नेंस में। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम है इसमें भी कुछ फ्रेगमेंटेशन होनी चाहिए, जो कि डिफरेंट लेवल पे बेटर तरीके से काम करे, फंक्शनल स्फेयर्स हो। साथ ही यहाँ पे कॉमन प्रमोट करना है बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, और रिस्पेक्टेड यहाँ पे आपका रिस्पेक्टिव कैपेसिटी होनी चाहिए कि ग्लोबल इश्यूज़ को हम लोग एड्रेस करें, वो भी वैल्यू ऑफ जस्टिस के थ्रू। साथ ही आप देखो कि एक इंक्लूसिव, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन जो है उसे हम लोग को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। हर एक नेशन की यहाँ पे इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, गिविंग लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट और उनके डिसीजन को। इट मीन्स कि आप यहाँ पे देखो कि बहुत ही लिटल या फिर नो रूल कंट्रीज़ हैं जिसमें कि लेजिटिमेसी को यहाँ पे सिक करने की बात की जा रही है बाय कॉलिंग देमसेल्फ फॉर डेमोक्रेसी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि ये सारे आप देख सकते हो कि कुछ बेनिफिट्स है जिससे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होनी चाहिए ग्लोबल गवर्नेंस में। एक तो नेटवर्किंग में यहाँ पे फ़ायदा होगा, साथ ही जो ग्लोबल डेवलपमेंट गोल है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे, साथ ही यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है लोगों की उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कंटेम्प्रेरी ह्यूमन जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग प्रमोट कर पाएंगे, यहाँ पे कॉमन को प्रमोट कर पाएंगे, साथ ही साथ कुछ इंक्लूसिव, अकाउंटेबल और जो रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन है उसको हम लोग यहाँ पे स्टेब्लिश कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चैलेंजेस है जो कि डेमोक्रेसीज के द्वारा यहाँ पे फेस किए जाते हैं। तो इसमें है कि सबसे पहले राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो ये सबसे पहली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट है इसमें कंट्रीज़ जो है ना वो यहाँ पे 2020 में आप देखो आउट नंबर किया गया है ऑथोरिटेरियन डायरेक्शंस, यानी कि ऑथोरिटी यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अपने हिसाब से ले लेती है, और जो डेमोक्रेटिक डायरेक्शंस यहाँ पे देना है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। इसी के साथ आप देखो कि फ्रीडम हाउस रिपोर्ट है जिसमें कि ये कहा गया है कि 15th कॉन्सिक्यूटिव ये साल है जिसमें कि ग्लोबल फ्रीडम जो है ना उसको रिट्रीट किया गया है। तो क्या मतलब बनता है, यानी कि हर एक कंट्री जो है अपने हिसाब से वो चल रही है और ये अथॉरिटी के बेसिस पे यहाँ पे काम चलाया जा रहा है। सो दीज आर नॉट द गुड साइंस ना। यहाँ पे आप देखो कि ये सब जो है आपका डेमोक्रेसी के द्वारा यहाँ पे चैलेंजेस जो है बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है। साथ ही जो इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी है उस पर भी क्वेश्चन होता है, चाहे ये यूएसए हो या फिर कोई और डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जो इलेक्ट्रल जो इंटीग्रिटी है ना इस पे आप देखो कि क्वेश्चन काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि पैंडमिक रिस्क है। यहाँ पे सिटीजन्स को अलाउ किया जा रहा है कि आप जो है अपनी डेमोक्रेटिक राइट को कंटिन्यू करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, और इसी के साथ साथ ये एक चैलेंजिंग भी बन गया है। करप्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो भ्रष्टाचार जो कि पब्लिक लाइफ में आज भी एक मेजर चैलेंज है। हर एक सेक्टर में आप जा सकते हो जहाँ पे आपको जो है भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। डिसइंफॉर्मेशन की बात करें तो कुछ लास्ट ईयर में जो डिसइंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेजर टूल है कि जिससे कि डेमोक्रेसी की सबवर्जन हो रही है, वो भी प्रोपेगेंडा है।
टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया जा रहा है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर ग्लोबल लेवल पे हो। तो इस तरीके से डिसइन्फॉर्मेशन की भी आप लोग को देखने को मिलेगी कि ये चैलेंजेस है। वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशंस के साथ जो कि आपका ग्लोबल गवर्नेंस हो, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है ये आपका जो भी फ्रेगमेंटेड या कॉम्प्लेक्स ग्लोबल गवर्नेंस है, तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ईज़ करेंगे। तो इससे क्या हो पाएगा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, फ्री और जो फेयर इलेक्शन है उसको हम लोग इंश्योर कर पाएंगे, फ्री और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस रहे, जो प्रेस है उनको फ्रीडम मिले, डिस इन्फॉर्मेशन को फाइट कर सके, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपका गलत सर्कुलेट हो रहा है उसको फाइट कर सके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके कि इस तरीके का ऑथोरिटी वाली जो यहाँ पे बातें हो रही है, डोमिनेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें से बच सके, साथ ही करप्शन को फाइट कर सके, वो भी नोवल अप्रोचेस लाकर। तो जैसे बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, और उसके बाद आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है, जिससे कि हम लोग जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं गवर्नेंस में, उसको तो डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रिवेंट भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आप देखते हो कि सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि ऐसी मशीन जिसमें कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग जैसे बुद्धिमत्ता हो उनकी, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके का इंटेलिजेंस ही हो। और डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो भी करप्शन हो रही है, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड है जिसको कि डिजिटल किया जा रहा है, बहुत सारा काम है जो कि अब ऑनलाइन आ चुका है। तो ऑनलाइन भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो इससे कहीं ना कहीं करप्शन करने की चांसेस कम हो पाएगी। साथ ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है डेमोक्रेसी के लिए। अब हम लोग डेमोक्रेसी के लिए टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को यूज़ करना होगा, जिससे कि ओपन और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रिजर्व कर सके और जो ग्लोबल नॉर्म्स है उसे हम लोग शेप कर सके। जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, क्रिप्टो करेंसी हो, और डेमोक्रेसी जो डेफिसिट है उसको एड्रेस कर सके। साथ ही हमें ट्रांजिशनल जो डेमोक्रेसीज है उसको सपोर्ट कर सके, रीजनल एफर्ट्स को गाइड करें। जैसे कि आप देखो बहुत सारे इंटरमीडियरीज बॉडीज़ है, चाहे वो आसियान हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, तो आपको ये बतानी है कि आसियान में टोटल जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितने हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, नेम ऑफ़ द कंट्रीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही आप देखो कि रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अदर्स है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो डेमोक्रेसी की वॉइस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी जो ग्लोबल रिस्क है वो यहाँ पे कम हो जाए। तो ये सारा काम है जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखिए कि डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि पॉपुलर कंट्रोल, पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट है, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन है, चेक ऑन गवर्नमेंट है, फंडामेंटल राइट है। एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे है कि क्लीन इलेक्शन है, इलेक्शन क्लीन होनी चाहिए, इंक्लूसिव सफ्रेज होनी चाहिए, फ्री पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, इलेक्टेड यहाँ पे गवर्नमेंट हो। वहीं पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे आप देखो कि डायरेक्ट वो वोट करे, अपने जो नेता है उसको चुने, सरकार को चुने। साथ ही इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि इन्फोर्समेंट को प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, करप्शन नहीं होगा तो यहाँ पे इम्पार्शियल होगी। साथ ही सरकार के ऊपर भी चेक ऑन करना होगा, इफ़ेक्टिव पार्लियामेंट हो कि वो टाइम टू टाइम जो भी कानून है उसको बनाए और जिस तरीके के टॉपिक में जो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है वो भी लाए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जुडिशरी में जो है जुडिशरी एक्टिव हो जाती है, तो जुडिशियल अगर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मीडिया इंटीग्रिटी की बात की जाती है। साथ ही फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जस्टिस की जो एक्सेस है वो सब में होनी चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, सोशल राइट और इक्वालिटी की बात की जाती है। तो ये बातें हुई डेमोक्रेसी की। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेजर ग्लोबल रिस्क क्या है। हर एक सेक्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क क्या है। तो आप देखो कि बेरोजगारी, हमारे ही देश में बेरोजगारी नहीं है। पेंडेमिक के बाद तो हर एक देश में आप बेरोजगारी देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिजिकल क्राइसिस है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है पेंडेमिक टाइम में बहुत पीछे जा चुकी है। उनकी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो सब बहुत डाउन हो चुका है, नेगेटिव में जा चुका है। साथ ही इलिसिट जो गलत तरीके से व्यापार हो रहा है उसके लिए थ्रेट्स है, उसमें डर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी क्रिटिकल है, जिसके कारण इकोनॉमिक सेक्टर जो है इम्पैक्ट हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन बींग जिस तरीके से डेंजरस होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। ह्यूमन मेड जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर है,
आप देखो कितने सारे हम लोग जो है आज के डेट में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जस्ट कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। तो ऑब्वियस है कि जो इन्वायरमेंट है उसे हम लोग नुकसान कर रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर भी है, क्लाइमेट फेलियर भी आप लोग देख सकते हो, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जियो पॉलिटिकल रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो टेररिज्म है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, स्टेट कोलैप्स हो रहे हैं, नेशनल और जो ग्लोबल गवर्नेंस फेलियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सोसाइटल अगर रिस्क देखें तो ऑब्वियस है कि लोग जो है जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना वहाँ पे उनको खाने के लिए खाना मिल रहा है, ना ही यहाँ पे आप देखो कि सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर है, इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, अर्बन प्लानिंग जो है वो फेलियर हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस है कि जितना ज़्यादा हम लोग डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन मोड पे आ रहे हैं, उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ साइबर अटैक हो रहे हैं, डेटा थेफ्ट है, बहुत सारे डेटा चोरी किए जा रहे हैं। क्योंकि आज के दिन में आप देखो कि डेटा इज़ अ बिग ऑयल। तो डेटा को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है। एडवर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल रिस्क निकल कर आए हैं। तो इसलिए ये जो सबमिट हुई है डेमोक्रेसी पे, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 3 पिलर है और जो मेजर ग्लोबल रिस्क है हर एक सेक्टर में, उसे यहाँ पे बारीकी से डिस्कस किया गया है। ग्लोबल गवर्नेंस क्या है उसके बारे में हम लोग ने देखा, क्या क्या प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के और कैसे ये बेनिफिट है इसके बारे में हम लोग ने देखा। लेकिन डेमोक्रेसीज के द्वारा क्या क्या रिस्क यहाँ पे और क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस किया जा रहा है इसे हमने देखा। ओके, वे फॉरवर्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो इसे आप लोग फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेनेशियल सेलिब्रेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी की। तो ये आप लोग देखो कि सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी है और इसको 1921 में इसको बनाया गया था। तो 100 साल पूरे हो चुके हैं इस कमेटी की। तो ऑब्वियस है कि ये कमेटी अब यहाँ पे इतना ज़्यादा न्यूज़ में है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आप देखो कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इनका जिक्र सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। इस कमेटी में मेनली 22 मेंबर्स होते हैं, 15 आपके लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं और 7 मेंबर यहाँ पे राज्यसभा से होते हैं। फाइन, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको पता होना चाहिए। स्पीकर अगर हम लोग देखें तो उनको यहाँ पे पावर किया गया है कि वो इस कमेटी के चेयरमैन को जो है वो यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं और जो भी मेंबर है ना उन्हीं में से अपॉइंट करते हैं। WM हेले है जो कि पहले प्रेसिडेंट थे और भूपेंद्र नाथ मित्र है जो कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे। ठीक है, लास्ट प्रेसिडेंट्स अगर इंडिपेंडेंस के पहले देखें तो ये लियाकत अली खान थे। 1966 से 67 तक अगर हम लोग देखें तो जो चेयरमैन है कमेटी के वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन 1967 से आप देखो कि एक कन्वेंशन है जो कि डेवलप किया गया और जो कमेटी के चेयरमैन है वो भी यहाँ पे आपके अपोजिशन के द्वारा सेलेक्ट किए गए। ये पार्लियामेंट के द्वारा आप देखो कि एक ऐसी कमेटी है जो कि हर एक साल इसको बनाया जाता है कुछ अकाउंट को एग्जामिन करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि कितना सम है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा ग्रांट किया गया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, सरकार कितने खर्चे कर रहे हैं, एनुअल फाइनेंस अकाउंट क्या है सरकार की, साथ ही अदर अकाउंट क्या है जो कि पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो ये सारे अकाउंट्स को यहाँ पे ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो देखती है। अगर आप देखो अकाउंट ऑफ दोज पब्लिक अंडरटेकिंग और जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है वो यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर आता है, ये इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये इसके अंदर आता था कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो कि अकाउंट ऑफ दोज जो पब्लिक अंडरटेकिंग का है और गवर्नमेंट कंपनीज़ की है, अब इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग फंक्शन समझे कि ये कमेटी करती क्या क्या है। तो जो भी अकाउंट है उसको एग्जामिन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। इट मीन्स कि जो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट है सरकार की उसको स्क्रूटनाइज़ किया जाता है और जो रिपोर्ट है यहाँ पे कैग का उसको भी यहाँ पे स्क्रूटनाइज़ करती है। साथ ही यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है अकाउंट का उसको एग्जामिन करते हैं और यहाँ पे जो इनकम है स्टेट कॉर्पोरेशन की, जो खर्चे है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स है, प्रोजेक्ट है, ऑटोनोमस है या सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, तो इनके सारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को ये एग्जामिन करती है। तो ये मेनली काम है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी का। साथ ही आप देखो जो खर्चे हो रहे हैं यानी कि उसको रेगुलराइज भी किया जाता है, जो खर्चे हो रहे हैं अपने आप को यहाँ पे जो सेटिस्फाई करके, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जो भी अमाउंट यहाँ पे अकाउंट में शो हो रहा है तो इसको लीगली जो है डिस्पर्स किया गया था कि नहीं, ये चीज़ें देखना है, एप्लीकेबल कहाँ है, सर्विस क्या है, पर्पस क्या है जहाँ पे ये खर्च किए गए। एक्सपेंडिचर जो है कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी जो कि यहाँ पे गवर्न करते हैं। हर एक री अप्रोप्रिएशन जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, वो भी जो भी रूल्स यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं उस हिसाब से। कुछ और अगर इसकी फंक्शन देखें तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, इन केस अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे उनको लगे कि नहीं इन सारे रेसिप्ट की जो है ऑडिट होनी चाहिए तो वो यहाँ पे ऑडिट होता है। कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है जो फिनेंशियल डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स पे है।
तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की है। इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी की? इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड जो पब्लिक मोरालिटी है वो भी फाइनेंशियल मैटर में, तो उसको मेंटेन करती है ये। यानी कि हमेशा ये देखते रहते हैं ना कि सरकार की जो भी पॉलिसीज़ आती है तो सरकार उसमें कुछ एलोकेशन देती है, यानी कि इतने खर्चे होंगे यहाँ पे, तो पॉलिसीज़ को कितना इंप्लीमेंट किया गया, प्रोग्राम को कितना इंप्लीमेंट किया गया, जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये कमेटी रिकमेंड भी करती है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से चले, यानी कि जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है तो वो एफिशिएंट हो, स्पीडी हो और इकोनॉमिकल हो, इन सारे बातों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। साथ ही सेकंड पार्ट है कि जो खर्चे हो रहे हैं ना उसको यहाँ पे इंश्योर करना है वो भी सही तरीके से। इट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल यहाँ पे होल्ड करना है कि यहाँ पे जो पब्लिक मनी का इस्तेमाल हो रहा है उस हिसाब से इसको देखा जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि पॉलिसी मेकर्स हो गए तो उनकी यहाँ पे फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। सिटीजन्स भी ये सारी रिपोर्ट को यूज़ करती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे क्वेश्चन करें, और जो पब्लिक सर्वेंट है उनको भी यहाँ पे होल्ड करना होता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप देख सकते हो कि इनकी इंपॉर्टेंस है पब्लिक अकाउंट कमेटी की। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी इश्यूज़ फेस किए जा रहे हैं, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में काफ़ी परेशानी देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस कमेटी में आपकी टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है उसकी कमी देखने को मिलेगी। साथ ही जो प्रिपरेशन किया जाता है कैग का वो बहुत लेट होता है, टाइम पे नहीं होती है। साथ ही वेरी लिटिल प्रोएक्टिव इंटरेस्ट है जो कि ब्यूरोक्रेसी से देखने को मिलता है एज ए रिपोर्ट। साथ ही नो डेडिकेटेड टाइम स्लॉट है पार्लियामेंट में, जो है जितनी भी पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट है उसको डिस्कशन करने के लिए कोई भी डेडिकेटेड टाइम स्लॉट नहीं है। साथ ही जो ऑफिसर्स है, जो एग्जामिनिंग ऑफिसर्स है जो कि करेंटली यहाँ पे चार्ज होल्ड कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। साथ ही पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस के फॉर्म में है, ना कि ये बाइंडिंग है। इट मीन्स कि ये कमेटी अगर जो भी रिकमेंडेशन दे देती है तो वो बाइंडिंग नहीं होता है सरकार पे, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। तो फिर इस तरीके की कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसकी वैल्यू नहीं की जाती। सो दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब वे फॉरवर्ड में ये कहा जा रहा है कि कैसे हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो फंक्शनिंग है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें बेटर रिलेशनशिप बनानी होगी जो कैग है, तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी को यहाँ पे कंसल्ट करना होगा अगर वो यहाँ पे कैग को अपॉइंट करते हैं, या फिर कैग को यहाँ पे अकाउंटेबल होना होगा लेजिस्लेचर का। कैग की रिपोर्ट जो है वो करंट होनी चाहिए, और इनकी जो एग्जामिन है वो जल्दी जल्दी करे, बहुत डिले करते हैं ये एक इशू है, तो इनको जल्दी करना होगा। सेकंड है कि वाइडर एम्बिट होनी चाहिए, और बड़े स्तर पर यहाँ पे जो है इस कमेटी को रिकमेंडेशन देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि इनको सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि ये कमेटी जो है अगर देखती है कि कुछ पब्लिक इश्यूज़ है तो उनके ऊपर भी वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ पार्लियामेंट में डिस्कस होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो कि 3 सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन, आपका विंटर सेशन और बजट सेशन। तो यहाँ पे हर एक सेशन में एटलीस्ट 2.5 आवर जो है वो एलोकेट होना चाहिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो भी रिपोर्ट है उसको डिस्कस करें, और इनकी रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दी जानी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जब वो अपने रिपोर्ट को फाइनलाइज करते हैं तो उनसे पहले आप देखो कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक के जितने भी मेंबर्स हैं उनको लेकर, कि वो अपनी रिएक्शंस दें जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पे इस कमेटी के द्वारा दी जा रही है, और इनकी जो रिकमेंडेशन इसको बाइंडिंग बनाइए। बाइंडिंग होने से क्या होगा कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे सरकार को मानना होगा। साथ ही एक्सटर्नल एक्सपर्ट के द्वारा भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की कमी है, तो यहाँ पे जो सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स है उनको भी यहाँ पे अवेल करना चाहिए यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा, कि टेक्निकल मैटर में वो इनको हेल्प करें। क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी आप देखो कि यहाँ पे उनको जो पावर दिया जाता है वो यहाँ पे एग्जामिन करते हैं जो भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स है उनका भी, तो उनको भी यहाँ पे एग्जामिन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के थ्रू मदद भी मिले। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में देख रहे हैं। बट इससे पहले आप देखो कि कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कहा जा रहा है। देखिए आर्टिकल 148 है, जितनी भी आर्टिकल मैं यहाँ पे न्यूज़ में डिस्कस करती हूँ ओनली दोज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। आपको एम लक्ष्मीकांत खोल के सारे आर्टिकल्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने एग्जाम में नहीं आते। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैग की बात करते हैं तो इनकी मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है अंडर आर्टिकल 148, जिसमें कि ये कहा गया है कि कैग की जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट है। ये हमारे इंडियन ऑडिट जो और अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके ये हेड है। कैग की बात करें तो ये याद रखनी है कि इनके द्वारा 3 ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। सबसे पहले है ऑडिट रिपोर्ट जो कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, सेकंड है ऑडिट रिपोर्ट जो कि फाइनेंस अकाउंट में है, थर्ड है कि ऑडिट रिपोर्ट जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग में है। तो ये 3 ऐसे रिपोर्ट है जो कि इनके द्वारा यहाँ पे सबमिट की जाती है।
साथ ही प्रेसिडेंट की बात करें तो ये सारे रिपोर्ट जो है वो दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद क्या होता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो इनको एग्जामिन करती है और जो भी फाइंडिंग है वो यहाँ पे पार्लियामेंट को बताती है। तो ये यहाँ पे आपका रिलेशन है कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बीच में। देखिए पहली तो यहाँ पर जो कमेटी है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, फाइन। इसके अलावा दो और मेजर कमेटी है जिसको हम लोग एस्टिमेट कमेटी कहते हैं और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स एंड डेटा है। एस्टिमेट कमेटी यानी कि एस्टिमेट लगाती है कि कितने खर्चे होते हैं। जब बजट यहाँ पे आपका बनता है तो उसमें हर एक प्रोग्राम में पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए कितने खर्चे होते हैं उसको यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है। ओरिजिनली यहाँ पे कहा गया है कि 25 मेंबर्स होते हैं, बट 1956 के बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे 30 मेंबर आपका इंक्रीज़ कर दिया गया। और ये चीज़ें याद रखनी है कि सिर्फ एक मात्र ऐसी इकलौती कमेटी है जिसमें कि सारे 30 के 30 मेंबर्स आपके लोकसभा के होते हैं। क्योंकि आप देखो बजट भी जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में किया जाता है और बजट में किस तरीके से खर्चे करने हैं उसको एस्टिमेट भी लोकसभा के ही मेंबर कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से लिंक करके आपको याद रखना है। इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड कमेटी जो कि है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है आप यहाँ पे देखो कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पर, वो भी 1964 में। 1974 में क्या हुआ कि इनके मेंबरशिप को रेज़ किया गया, यानी कि 22 हो गए हैं, 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से, ठीक है। पहले 15 था बट इसको आपका इंक्रीज़ करके 22 कर दिया गया। जो चेयरमैन है इस कमेटी के वो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं उनके अपने मेंबर से, जो कि यहाँ पे लोकसभा से ही आपके सिर्फ ड्रॉन हो सकते हैं, यानी कि जो चेयरमैन है इसके वो सिर्फ लोकसभा से ही बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि आपको एम लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे करंट अफेयर्स में पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी टाइम टू टाइम जो है और डेली बेसिस में आपकी टॉपिक्स जो है वो रिवाइज होते रहती है। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसी के साथ हमने एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखा। बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। साथ ही कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बीच में क्या रिलेशन है वो देखें। पब्लिक अकाउंट कमेटी के यहाँ पे मेजर फंक्शन क्या है, साथ ही इंपॉर्टेंस क्या है, इश्यूज़ क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर और यहाँ पे हम लोग आज एंड करते हैं और कल हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल इसके साथ स्टार्ट करूँगी और रेस्ट ऑफ दी जितनी आर्टिकल्स है इस पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तहत उसे मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो ये सेकंड पार्ट भी इसका आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे देखनी है, यानी कि विजन है इसकी करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन में डिस्कस करती हूँ, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो मिलती हूँ कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।